नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन हिंदी की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इस बीच दोस्तों हम लोगों ने हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं, तो 9 क्लासें इससे पहले हमारी हो चुकी हैं। हर दिन एक क्लास होती है, शनिवार और रविवार छोड़ करके, या फिर किसी विशेष कारण की वजह से। तो दोस्तों, इसमें हम हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हर अध्याय के हिसाब से हम लोग हिंदी की हर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई शॉर्टकट हम लोग नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो जो लोग हिंदी की इस क्लास से जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास डेली होती है यूट्यूब पर, लेकिन आज जो ये क्लास है इसे सार्वजनिक कर रहा हूँ। फेसबुक पर भी सार्वजनिक कर रहा हूँ और यूट्यूब पर भी पब्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, नोट्स अच्छे लगें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्लास। इससे पहले हमारी 9 क्लासें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। पहले चैप्टर से शुरू करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों शब्द भेद के बारे में। हिंदी में शब्द भेद का जो महत्व है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से हर बार, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, यूके SSS की बात करूँ, तो हर एग्ज़ाम में मुझे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट दिखते हैं। और आपको आज जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा भी कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें किस हिसाब से पढ़नी है, कौन सा क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था। इस प्रकार से हम लोग बातचीत भी करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ तो मैं कंफर्म बता दूं, अगर समूह ग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, भले ही ये चीज़ें अन्य राज्यों में भी पूछी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में ही पूछा जाता है, लेकिन उत्तराखंड का हमें अनुभव है, क्योंकि हम उत्तराखंड के पेपर देते भी हैं, देखते भी हैं। पिछले 6-7 पेपरों का हम यहाँ पर मूल्यांकन भी करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब किस हिसाब से आया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो लेसन है, आज का जो अध्याय है वो है शब्द भेद, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आजकल यूके SSS जिस हिसाब से पेपर बनाता है दोस्तों, उसमें कई बार ये भी होता है कि हमारा आयोग जो है समूह ग में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, परिभाषा पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम हमें शब्द की सही परिभाषा होना जरूरी है पता, ठीक है। तो शब्द क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, शब्द क्या है, देखिए पहले सीधे सीधे हम देखें तो वर्णों का जो मेल होता है वो शब्द होता है। लेकिन आपने अक्सर ऐसा सभी बुकों में पढ़ा होगा कि वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने की बात क्या है कि जो सही परिभाषा है वह है वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द कहा जाता है। अगर हो सकता है एग्जाम में मॉडरेट करके इस तरीके से पूछ लिया जाए कि शब्द कहा जाता है, वहाँ पर आ जाएगा वर्णों के मेल को, वर्णों के व्यवस्थित मेल को, इस प्रकार से वो ऑप्शन बना सकता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर वहाँ पर होगा वर्णों का व्यवस्थित मेल, न कि वर्णों का मेल। भले ही वो भी सही है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से ऑप्शन आता है, या फिर वहाँ पर परिभाषा दी गई होती है कि शब्द क्या है, इस प्रकार से नीचे परिभाषा दी गई होती है, या फिर इस तरीके से दिया होता है वर्णों के व्यवस्थित मेल को क्या कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा शब्द कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आज बात करेंगे हम शब्द क्या है, उसके बाद पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि शब्दों को का वर्गीकरण किस आधार पर करा गया है, कितने भागों में शब्द को बांटा गया। आपको अक्सर पता है, समूह के एग्जाम आप भी देखते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, संकर, है ना। लेकिन क्वेश्चन हर बार आता है और हम लोग उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि फारसी भाषा का शब्द आ जाता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम तत्सम तद्भव तक ही सीमित होते हैं। कई बार आ जाता है कि इसमें से तत्सम शब्द छाटिए, 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, समझना है, उसको हम आज अध्ययन करेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित मेल को क्या कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है शब्द, ठीक है, जिसका अपना सार्थक अर्थ होता है। मतलब शब्द ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए, बल्कि वह शब्द कहलाएगा जिसका अपना सार्थक अर्थ
होगा। हिंदी व्याकरण की हम बात करें, जैसे दोस्तों मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए रखा है, पवन, है ना, पवन और पवन। अब अगर मैंने इससे पहले संधि वाली क्लास पढ़ा दी है, तो पवन में होती है अयादि संधि, ठीक है, अब है इसमें पोधन अन। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसका वर्तनी करूं तो ये किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, आप देख भी रहे हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, पौ धन ओ धन वो, है ना, और याधा वो होगा तो नीचे से लगेगा इस पर प्लस ओ प्लस नो प्लस ओ, ठीक है। यानी यह क्या है, पवन है। अगर दोस्तों अब ये पवन क्या है, पो ओ वो ओ नो ओ, इन अलग अलग वर्णों के मेल से पवन शब्द बना है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर पवनी लिख देता या पवनू लिख देता तो दोस्तों फिर भी बनता, लेकिन दोस्तों उसका सार्थक अर्थ नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द कहा जाता है जिसका अपना सार्थक अर्थ होता है। तो ये आपको ध्यान देने की बात है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, वर्णों के मेल व्यवस्थित मेल को शब्द कहा जाता है, फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा जिसका अपना सार्थक अर्थ होता है, जो स्वतंत्र होता है। कई तरीके से आपसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन आयोग का जो स्टैंडर्ड है वो हिंदी में भी काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो समय नहीं है कि भाई संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, पढ़ लो और विद्याधनालय विद्यालय पढ़ लो, वो समय अब चले गया है। कंपटीशन का जो दौर है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ गया है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक से एक पढ़ने वाले हैं, तो आपको कंपटीशन में बनाए रखना है तो आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं शब्द की, तो दोस्तों एक तो होता है सार्थक अर्थ शब्द। सार्थक शब्द का क्या मतलब हुआ दोस्तों, सार्थक शब्द क्या होता है, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। अब अभी मैंने बात की थी ना पवन, है ना, तो मैंने बात की थी पवन की, तो दोस्तों पवन क्या है, इसका सार्थक अर्थ है, तो ये एक सार्थक शब्द है। हिमालय, ये भी सार्थक शब्द है। अब क्या सार्थक शब्द है, क्या निरर्थक शब्द है। अब एग्जाम में आपको ऐसा तो पूछेगा नहीं ना कि सार्थक शब्द की परिभाषा, ये तो सिंपल सी बात है। यानी जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होता है वो क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन दोस्तों जो निरर्थक शब्द है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। निरर्थक शब्द देखिए दोस्तों, जिन शब्दों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी ऐसे शब्द हैं कि जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो शब्द होते हैं ये एक अवधारणा को लेकर के आते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक अवधारणा के द्वारा हम लोग समझ जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन ये शब्द होते हैं निरर्थक शब्द। कैसे समझेंगे, जैसे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, खाना वाना। जैसे मैं किसी के घर गया तो मैंने बोला कि, या मैंने किसी को फ़ोन किया कि खाना वाना हो गया, खाना पीना हो गया, या मैं किसी के घर गया उन्होंने बोला कि खाना वाना खाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि खाने के साथ कुछ और चीज़ भी है। तो वाना शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या है, निरर्थक शब्द है। खाना तो सार्थक है, लेकिन वाना लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये निरर्थक शब्द बन गया, पानी वानी। लेकिन विशेष बात क्या है कि खाना वाना शब्द से हमें एक विशेष अवधारणा का बोध हो रहा है कि ये हमसे खाने के लिए बोला जा रहा है ना। जैसे पानी वानी, यानी पानी के साथ कुछ और भी लेंगे तो हम कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा कि भाई थोड़ा नींबू डाल दीजिए या शरबत डाल दीजिए। तो इस प्रकार से क्या एक अवधारणा आती है। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों को ना अवधारणात्मक शब्द भी कहते हैं। यानी ये शब्द सार्थक शब्द के साथ मिलकर, अब देखिए पानी तो सार्थक शब्द था, इसके साथ वाणी लग गया, तो सार्थक शब्द के साथ मिल करके एक नई अवधारणा का बोध करते हैं। निरर्थक शब्द तो आप समझ गए। अगर एग्जाम में कभी आपको आ गया कि अवधारणात्मक शब्द किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ऐसे शब्द जो सार्थक शब्द के साथ लग करके एक अवधारणा का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग अवधारणात्मक शब्द
कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों की उत्पत्ति का मूल का कोई पता नहीं चलता है। जैसे दोस्तों हम लोग तत्सम, तद्भव, ये सब समझते हैं ना कि ये सब कहाँ से आए, संस्कृत से आए, फिर देशज विदेशज, लेकिन जो अवधारणात्मक शब्द हैं इनकी उत्पत्ति का कोई मूल पता नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा, शब्द की डेफिनेशन सीखी सही तरीके से, सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है, अवधारणात्मक शब्द क्या होता है, ये भी हमने समझा। ठीक है, निरर्थक शब्द देखिए खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, है ना, लेकिन जो इसके पीछे जो शब्द लगा हुआ है दोस्तों वह क्या कर रहा है, एक अवधारणा का बोध करा रहा है, इसलिए उसे अवधारणात्मक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब शब्द के बाद कभी कभी आपने देखा होगा मैं एक शब्द बोल दूँ रमेश, रमेश शब्द है बिल्कुल, संधि विच्छेद भी बनता है रमाधनेश। ठीक है, लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ तो रौधन, औधन, मौधन, ए धन, सौधन, औ, है ना, रमेश हुआ। लेकिन दोस्तों रमेश तो एक पद भी तो है। अब क्या शब्द होता है, क्या पद होता है, इसको समझना जरूरी है। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो चीज़ें सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब आपकी बुक्स में है, मैं भी कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस दोस्तों यह होता है कि जब हम किसी माध्यम से पढ़ते हैं तो पढ़ाई की तरफ एक मन लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं। मैं आपको नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप संपर्क कीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर क्लास होती है यहाँ पर, तो मैं आज ये पहली बार ये क्लास सार्वजनिक कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको अच्छे लगे तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको रेगुलर क्लास से जोड़ दूंगा। ठीक है, तो अब बात कर रहा हूँ पद क्या होता है। तो दोस्तों जरूरी तो नहीं है ना कि शब्द ही हर बार हमसे पूछेगा, हो सकता है इस बार एग्जाम में हमसे पद पूछ ले। तो दोस्तों पद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप समझिए एक शब्द है गगन, गगन चुंबी, है ना, या रमेश को ही ले लीजिए। चलिए, गगन चुंबी एक शब्द है कि नहीं, यानी गगन को छूने वाला। कारक भी होता है यहाँ, तत्पुरुष कारक होता है ना, नहीं सॉरी वो तत्पुरुष समास होता है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष होता है ना, गगन को छूने वाला। तो गगन चुंबी शब्द है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह इमारत गगन चुंबी इमारत है, या यह मकान तो गगन चुंबी है, यानी आकाश को छूने वाला है, तो अब यह गगन चुंबी जो शब्द था यह एक वाक्य के अंदर फिट हो गया। तो दोस्तों अब उस वाक्य में गगन चुंबी जो शब्द था शब्द नहीं रह गया बल्कि पद हो गया। जैसे आपने तत्पुरुष समास पढ़ा होगा ना, कठफोहड़ा, गगन चुंबी, शरणांगत, रसोई घर, हम वहाँ पढ़ते हैं कि ऐसा पद जिसमें कि दूसरे पद की प्रधानता होती है, इस प्रकार से पढ़ते हैं ना हम लोग, है कि नहीं। कठफोहड़ा, ठीक है, यानी लकड़ी को फोड़ने वाला, दूसरे पद की प्रधानता होती है, इस प्रकार से हम कहते हैं ना प्रथम पद, द्वितीय पद। तो दोस्तों पद क्या है, पद शब्द ही है, लेकिन अगर वो वाक्य में व्यवस्थित हो गया वर्णमाला के अनुरूप तो दोस्तों वह कहलाता है पद। मैं इसकी परिभाषा आपको लिखा दे रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है, कहीं स्क्रीन पर कम दिख रहा है तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। जब कोई शब्द किसी वाक्य का हिस्सा बनकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो उसे पद कहा जाता है। अब व्याकरण के नियमों का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा यह भवन गगनचुंबी है, यह मकान गगनचुंबी है, तो मैं कहूँ कि यह मकान गगनचुंबी होती है, तो वो मैच नहीं करेगा ना, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार भी वह मैच करना चाहिए, यानी उसको क्या है कि व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे दोस्तों देखिए मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन तो एक शब्द भी है, लेकिन यहाँ पर मोहन स्कूल जाता है एक वाक्य हो गया, तो इस वाक्य के अंदर मोहन क्या है, एक पद है ना। स्कूल क्या है, ये भी एक पद है। जाना क्या है, क्रिया है। वैसे देखो तो स्कूल एक प्रकार से ऑब्जेक्ट भी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कर्म भी है। तो मोहन यहाँ पर संज्ञा है, और लेकिन वैसे देखें तो हम शब्द भी है, पद भी है। तो दोस्तों शब्द और पद में कोई अंतर नहीं है, अगर स्वतंत्र है तो वो शब्द है। जैसे मोहन खाली लिखा होता तो वह एक शब्द है, अगर यही वाक्य के अंदर फिट हो गया व्याकरण के नियमों में तो यह क्या हो गया, पद हो गया। और दोस्तों यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, पद से ही बनता है पदबंध, क्योंकि इस चैप्टर में है नहीं, अगले चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। पदबंध क्या होता है दोस्तों, कि अगर
वही शब्द वाक्य में आगे हमें पता चल रहा है कि संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है या क्रिया विशेषण, इस प्रकार से पता चल रहा है तो वो पदबंध होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एक बॉन्ड हो जाता है तो वहाँ पदबंध होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मोहन स्कूल जाता है, मोहन क्या है, पद है। वह इमारत गगनचुंबी है, गगनचुंबी क्या है, एक पद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको शब्द और पद दोनों समझ में आया होगा। ओके, हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। यानी हिंदी में जो शब्द हैं दोस्तों, अब हिंदी में तो विदेशी भाषा के भी शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं कि टाइम कितना हो गया, तो टाइम शब्द तो अंग्रेजी शब्द का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है टाइम। लेकिन दोस्तों ये वो शब्द हैं जो थे तो अंग्रेजी के, लेकिन हिंदी ने इसे क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अंग्रेज यहाँ लंबे समय तक रहे। जैसे फारसी, तुर्की, अब कैंची शब्द है ना, वो तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्क लोग यहाँ पर आए, तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में, तो वो लोग जब आए तो ऑब्वियसली भाषा का विकास होना जरूरी था, होना ही था। तो हिंदी ने उन शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मुहावरा है ना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो सब हमने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना है कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। तो पहला प्रकार क्या है दोस्तों, पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कह लीजिए दोस्तों, स्रोत कह लीजिए, यानी कहाँ से, सोर्सेज कहाँ से शुरू हुए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5 प्रकार के, आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रचना व बनावट के आधार पर हम पढ़ेंगे। रूप व प्रयोग के आधार पर हम शब्दों का ज्ञान करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, है ना। तो हमें इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो क्लियर हैं। वो क्या पढ़ना है, हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, पद क्या होता है ना, और शब्द की जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है हमारे हिंदी व्याकरण में, वो कितने प्रकार से किया गया दोस्तों, किया है 4 प्रकार से। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से आप भी जानते हैं, कई लोग आप मुझे फेसबुक पर देख रहे होंगे, इस समय यूट्यूब पर देख रहे होंगे, मेरे से भी मेरे गुरुजन लोग भी देख रहे होंगे, देहरादून के कोचिंग पढ़ाने वाले, हल्द्वानी में कोचिंग पढ़ाने वाले सभी लोग जानते हैं। कई वरिष्ठ भी हैं मुझसे और अनुज भी हैं, छात्र भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि हर बार एग्ज़ाम में हम लोग देख रहे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है। रचना बनावट भी इम्पोर्टेंट है, मना नहीं कर रहा हूँ, रूप प्रयोग भी है, अर्थ भी है। अर्थ के आधार पर भी हर बार मैं देख रहा हूँ एक आध क्वेश्चन कुछ न कुछ आ ही जा रहा है ना, हमने वो भी समझना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति यानी स्रोत, जहाँ से जनरेट हुई चीज़ें, उसको पढ़ेंगे। तो हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, मैंने पिछली क्लासों में भी बता रखा है दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो दोस्तों पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अवहट्ट है, फिर उसका रूप बदल के हिंदी हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में जो शब्द आए उसकी उत्पत्ति और स्रोत कैसे हुए उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर मैं जब पढ़ने जा रहा हूँ तो उत्पत्ति जहाँ से जनरेट हुई सभी लोग जानते हैं, संस्कृत से ही। संस्कृत को आदिजन्य भाषा कहा गया है ना। तो कभी भी आएगा कि हिंदी की आदिजन्य भाषा कौन सी है, संस्कृत है। हिंदी का विकास किससे हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अक्सर एग्जाम में ऐसे आता है सौरसेनी अपभ्रंश, या फिर ऑप्शन में अवहट्टा आ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों सभी को पता है संस्कृत से हुआ। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है दोस्तों वह किया गया है 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, वह है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। अगर आपने अभी जो चीज़ें पढ़ी वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उनको आप सीख ही जाओगे। अगर आपने ये 5 प्रकार से वर्गीकरण अच्छे से समझ लिया, और दोस्तों ये कठिन भी है, आसान नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आपको हर एग्ज़ाम में 2 या फिर 3 या फिर 1 प्रश्न आपको हर बार यहाँ से दिखेगा। और जब भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा तो दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा भी कि कौन सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है और जो पिछले एग्ज़ामों में आया था।
2016 में क्या आया था, 2018 में क्या आया था, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा और आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तत्सम शब्द हम पढ़ेंगे, तद्भव शब्द हम पढ़ेंगे, देशज शब्द हम पढ़ेंगे, विदेशज पढ़ेंंगे और संकर पढ़ेंगे। अगर हमने इसका अध्ययन कर लिया तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि हमारा 1 से 2 नंबर जो है उत्तराखंड में खास तौर पर, भले ही यूपी में भी यही चीज़ें आती हैं, हिंदी व्याकरण तो सभी जगह एक ही है, लेकिन खास तौर पर अभी हम बात करें यूके SSSC के सिलेबस में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों तत्सम शब्द। देखिए दोस्तों, परिभाषा अपनी जगह पे, अगर मैं शॉर्ट में समझूं तो शॉर्ट में मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द। लेकिन परिभाषा ऐसे नहीं दोस्तों, तत्सम शब्द उसे कहेंगे, हम ध्यान से सुनिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि हम लोग कहते थे कि भाई टाइम कितना हो गया। अब टाइम तो अंग्रेजी का शब्द है ना, टाइम किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग उसको हिंदी में यूज करते हैं, बराबर यूज करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम, जैसा था वैसा ही हमने उसको प्रकट कर लिया, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दोस्तों अग्नि, अब हमें पता है अग्नि क्या है? संस्कृत का शब्द है ना। अगर मैं इसको हिंदी में देखूं तो आग कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो मैं कहूँ ना कि आज अग्नि बहुत ज़्यादा हो गई, या अग्नि के समान यह है, इस प्रकार से कुछ कहूँ तो दोस्तों अग्नि शब्द का मुझे पता है, अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अग्नि का प्रयोग किस फॉर्म में कर रहा हूँ? संस्कृत के शब्द को सीधे सीधे यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ वायु, पवन, भवन, हस्त, कर्पूर। अब दोस्तों कर्पूर से बनता है कपूर, कपूर हो जाता तो वो हो जाता है हिंदी का शब्द, अभी समझाऊंगा। उसको तद्भव बोलते हैं। संध्या, संध्या से ही क्या बन जाएगा? सायंकाल बन जाएगा, है ना, आदि। अब दोस्तों आप कहेंगे सर हम याद कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा? हस्त, हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ। दोस्तों मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, अपना अनुभव शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वेलकम है भाई, बहुत अच्छा है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और डेली क्लास लेना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, हम हिंदी का पूरा सिलेबस कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों एक ट्रिक है, हमेशा तत्सम शब्द पहचानना यदि आपको हो तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द हमेशा पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए अग्नि आग का पर्यायवाची है कि नहीं है, वायु हवा का पर्यायवाची है कि नहीं है, पवन हवा का पर्यायवाची है, भवन घर का पर्यायवाची, घर हिंदी का शब्द है, हस्त हाथ का पर्यायवाची है, कर्पूर कपूर का पर्यायवाची है, संध्या सायंकाल का पर्यायवाची है। तो ध्यान देने की बात क्या है, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर परिभाषा की बात करूं तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता, उन्हें कहते हैं तत्सम। उसके ही समान, जैसा था वैसे ही उसको प्रयोग किया गया हिंदी में। ध्यान दीजिएगा ये सारे शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है? दूसरी भाषा के शब्द हैं। संस्कृत का शब्द है, हमने हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया, तो दोस्तों हो गया तत्सम। और ध्यान देने की बात क्या, जैसे सूर्य है, रवि उसको बोलते हैं, भानु उसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं, तत्सम शब्द हैं, है ना। दिन है, दिन को दिवस बोलते हैं संस्कृत में, तो दिवस शब्द का आज कौन सा दिवस है, तो ये दिवस क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इतने से एग्जाम्पल से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है मैं आपको बताऊँ। बुक्स सबके पास होती हैं, अगर दोस्तों बुक्स से ही सब पढ़ लेते तो कोई कोचिंग क्यों जाता, हजारों कोचिंग संस्थान कैसे चलते। देखिए दोस्तों कोचिंग आने से क्या होता है? फ्लो बनता है, एक माध्यम बनता है। आपको भी पता है कि एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य की फोटो लगा करके अभ्यास किया तो बहुत बड़ा धनुर्धर बना, है ना। तो हमें किसी न किसी को फॉलो करना होता है। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किस हिसाब से इस तत्सम शब्द में अपनी पकड़ बना सकते हैं। आप क्या कीजिए, जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे पहली बात समझना है। और मैं आपको बताऊं तत्सम तद्भव में एक नहीं दो नहीं हजारों छात्र कंफ्यूज होते हैं।
मैं अनुभव करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है ना, मैं छात्रों को फेस करता हूँ, मैंने छात्र जीवन जिया है, मैं स्वयं एग्जाम भी देता हूँ, इसलिए मैं फेस करता हूँ उन चीज़ों को कि कहाँ गलती होती है स्टूडेंट से। और गलती हर किसी से होती है, कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहा हो, कोई 2 साल से भी तैयारी कर रहा हो, तो आपको क्या करना है कि इन एग्जाम्पल को तो देखना ही है, बाकी आपके पास आपने परिभाषा को समझ के आपके पास बुक सबके पास है, तो बुक में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, इस प्रकार से ऐसे 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 करके हाईलाइट कीजिए, छूइए। जितना आप छुएंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, उतना आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। जैसे आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो आप गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बनता छोटे से टायर में, दूसरी बार चलाते हैं, तीसरी बार चलाते हैं, फिर आप बैलेंस बना लेते हैं। कुछ दिन बाद आप चला तो लेते हैं, लेकिन आपके पीछे कोई बैठ जाता है तो आप नहीं चला पाते। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि आप तब भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप साइकिल पे पूरे घर का जो है घर का सामान तक ला सकते हैं, सीमेंट के कट्टे तक ला सकते हैं, बैलेंस बना लेते हैं आप। वही बैलेंस हमें पढ़ाई के साथ बनाना है। जितना आप अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे, और वो कहाँ से मिलेंगे आपको, बुक से मिलेंगे। ठीक है, तो बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनको समझने का कोशिश करें। ठीक है, तत्सम के बाद दोस्तों बात करते हैं तद्भव की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो शब्द तद्भव होगा तो पहले तत्सम भी होगा। तत्सम और तद्भव दोस्तों भाई भाई हैं। कैसे हैं अभी समझते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्दों का हिंदी में परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। तद्भव वैसा ही था, यानी क्या था कि संस्कृत में जो जैसे वो शब्द जैसा था उसी का रूपांतरण हिंदी में कर दिया गया। संस्कृत के शब्दों को उठा करके हिंदी में लाया गया, जैसे तत्सम शब्द ज्यों का त्यों आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रांसलेट परिवर्तित कर दिया गया। यानी संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण, आप ऐसा भी कह सकते हो, या हिंदी परिवर्तन क्या कहलाता है, तद्भव शब्द। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द तद्भव होगा तो वो एक समय में तत्सम भी जरूर होगा। तत्सम से ही तद्भव बना, और आपको पता है हिंदी का विकास संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत के शब्दों का हिंदी में परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, तद्भव। ठीक है, जैसे दोस्तों आग, अभी मैंने बोला था ना अग्नि, तो अग्नि से क्या बना दोस्तों, आग बना। ठीक है, ओके। वायु से क्या बना, हवा। कर्पूर से क्या बना, कपूर। हस्त से क्या बना, हाथ। जैसे मैं कहूँ रात्रि, रात्रि से क्या बना, रात। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अगर भवन की बात करें तो भवन से क्या बना, घर, मकान आदि। तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव बहुत सरल है। तत्सम में क्या होगा, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, शुद्ध संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्दों को उठा करके हिंदी में रख दिया गया, तत्सम हो गया। और अगर संस्कृत के शब्दों को ट्रांसलेट करके परिवर्तित करके हिंदी में रखा गया तो वह कहलाता है तद्भव। आशा करता हूँ तत्सम तद्भव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, तत्सम शब्द से ही तद्भव शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, जो चीज़ आपको पहले ही बता दी। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके नोट से बना सकते हैं। फिर आगे बात करूँ दोस्तों मैं देशज शब्द की। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, संकर। तो देशज शब्द क्या होता है दोस्तों, देश धन जौ, यानी देश में जन्मे शब्द। यानी ये शब्द दोस्तों संस्कृत के भी नहीं थे और संस्कृत से इनका रूपांतरण भी नहीं हुआ, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर या फिर देश में लोगों ने इसको जनरेट कर दिया। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, कई जगह बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, और आपने इस प्रकार से हिंदी में शब्द देखे ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो। लेकिन हम जब कभी अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, यूपी में हमने कई जगह ऐसे देखा है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, क्या खाई रहा है। तो दोस्तों वो क्या होता है कि क्षेत्र के अनुसार भाषा जो है बदल जाती है। उसी प्रकार से शब्दों का क्या हो गया कि क्षेत्रीकरण हो गया, है ना। देश धन जौ, देश में जन्मे शब्द, यानी ये शब्द क्या थे, संस्कृत से या हिंदी से नहीं थे, बल्कि आपको पता है आदिजन्य भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली हुआ, प्राकृत हुआ, फिर उससे अपभ्रंश हुआ, अवहट्ट हुआ, इसमें नहीं थे ये, बल्कि क्षेत्रीय लोगों ने स्वयं इनको पैदा कर दिया। ठीक है, बोलचाल में, सामान्य बोलचाल की भाषा में आ गई। जैसे थैला, है ना, और दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है थैला, गड़बड़, पगड़ी, पेट, लोटा, डिबरी, ठेठ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, अगर जिसने पेपर नहीं देखा हो तो 2017 का शीजपाल का पेपर देखिएगा आप, वहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरीके से थे,
डिबरी दे रखा था, पगड़ी दे रखा था, पेट दे रखा था, और फिर एक ऑप्शन उसमें था दोस्तों संध्या। आप खुद देख लीजिएगा, आप साइट मिलती है स्टडी फ्राई करके एक साइट होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको नहीं पता, स्टडी फ्राई पे आपको उत्तराखंड के सारे पुराने पेपर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर दोस्तों शिक्षपाल की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था और यही ऑप्शन दिए थे हमारी बुक से। तो उसमें जो दोस्तों संध्या था दोस्तों वो तत्सम शब्द है। तो वहाँ पर कह रहा था कि कौन जो है देशज शब्द नहीं है, पूछ रहा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देशज बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन आपको देशज के साथ साथ अन्य भी समझने होंगे, तभी आप वहाँ एलिमिनेट कर पाओगे, पकड़ पाओगे कि आपका सही आंसर क्या है। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों मैं विदेशज शब्दों की। बात करते हैं विदेशज शब्दों की दोस्तों। तो विदेशी भाषा से आकर, अब विदेशज में ऐसा मत सोचिएगा कि अंग्रेजी है। देखिए दोस्तों, अरब से यहाँ पे लोग आए, मुस्लिम लोग, तुर्क से आए, है ना। मुस्लिमों का आक्रमण आप सभी को पता है ना भाई। 1526 में बाबर ने इस प्रकार से आक्रमण किया, फिर मुगल वंश स्थापित हो गया। 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल वंश रहा यहाँ पे। तो भाई उन्होंने अरबी, फारसी इसका विकास किया। भले ही मुगलों में अकबर ने हिंदी का भी विकास किया, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो विदेशज शब्द क्या है कि विदेशी लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर विदेशज शब्द हिंदी में ऐड हो गए। अब वो विदेशज शब्द क्या हो सकते हैं? विदेशी भाषाओं से आकर जो शब्द हिंदी भाषा का हिस्सा बन गए उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों विदेशज को एक और नाम दिया जाता है, वो कहते हैं दोस्तों आगत शब्द। क्या कहते हैं? आगत शब्द। आगत शब्द भी कहा जाता है ना। तो आगत मतलब कि दूसरी भाषा से या दूसरे देश से यहाँ पर आ गए ये शब्द, इसलिए इनको आगत शब्द भी कहा जाता है। कभी कभी आगत शब्द देख करके आपको डरना नहीं है, ठीक है। जैसे हिंदी वर्णमाला में मैंने बताया था विकसित व्यंजन। चलिए, कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए जो लोग देख रहे हों। तो विकसित व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में विकसित व्यंजन कौन से हैं। मैंने पढ़ा रखे हैं पहले अपने छात्रों को। जो लोग नए हैं तो कोई बात नहीं, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो बुक से देख लीजिएगा। इसी बहाने कम से कम आपका एक टॉपिक तो क्लियर होगा। वर्णमाला वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जिसको पता है, जिन सज्जनों को, जिन गुरुओं को, जिन छात्रों को पता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो है किसी को नहीं पता। जिनको पता है कि विकसित व्यंजन किसे कहते हैं, कौन होते हैं विकसित व्यंजन, ठीक है, तो अच्छी बात है, कमेंट कीजिएगा। जिसको नहीं पता तो बुक्स से देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है। तो आगत शब्द भी इसको कहते हैं, ठीक। चलिए, तो अब आगत शब्द कौन कौन से थे? देखिए दोस्तों, तत्सम हमने पढ़ा, तद्भव हमने पढ़ा, देशज पढ़ा, उसके बाद चौथा हम पढ़े विदेशज। तो दोस्तों ये आगत शब्द कौन कौन से थे दोस्तों? अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी हैं, चीनी हैं, जापानी हैं, रूसी हैं। अब दोस्तों, अब आपका सर दर्द होने वाला है यहाँ पे। यहीं पर सभी छात्र जो है हर बार अटक जाते हैं कि सर इतने सारे शब्दों को हम आखिर कैसे याद करें। मैं जानता हूँ, मैं छात्रों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, फेस करता हूँ स्टूडेंट को डेली। सुबह सुबह लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो काम ही, हमारी तो सुबह ही पढ़ाई से होती है, शाम भी पढ़ाई से होती है। हमारी पूजा पाठ यही किताबें हैं, यही पढ़ाना है, वही छात्रों को कन्विंस करना, वही छात्रों को, हर प्रकार के छात्र आते हैं। तो दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि तत्सम, तद्भव, देशज ये आसानी से छात्र समझ जाते हैं, लेकिन विदेशज शब्द भी छात्र समझ जाते हैं, संकर शब्द भी समझ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर ये बात आ जाती है कि अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द कौन सा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है, छात्र जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है एग्जाम में। और एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ करके ऐसे शब्द देता है जो लगता है कि किसी दूसरी भाषा के, और वो कुछ और ही होते हैं। जैसे एक बार मैं एग्जाम में बैठा था दोस्तों समूह क के, तो वहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है कि कल्फ्यू किस भाषा का शब्द है। तो अब लोगों को बोलता ना कल्फ्यू लग गया, तो लोग सोचते हैं तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नहीं दोस्तों, कल्फ्यू अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे आगे हम, तो एक एक करके हमने इसको समझना है। आखिर हम इतने सारे कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरबी भाषा के शब्द। अब दोस्तों आपके लिए भी टेंशन है कि इतने सारे शब्द आप कैसे याद करोगे, मेरे लिए भी टेंशन है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए रखें। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमेशा एग्जामिनर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो
तो वो क्या करता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है जो बिल्कुल हाईलाइटेड वर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अंदर से नहीं देगा, ठीक है। जैसे पिछले सालों में कौन सा क्वेश्चन आया था मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आप देख रहे हैं मुहावरा। अब मुहावरा शब्द बहुत प्रचलित है, हमें पता होना चाहिए। ये पूछा गया था 2018 में, है ना। आदमी, अल्लाह, इज्जत, मुसाफिर, शराब। अब शराब दोस्तों बहुत हाईलाइटेड शब्द है। लोग सोचेंगे अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा, नहीं दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है। लिफाफा, किताब, कुर्सी, कब्र। तो जो भी छात्र वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो क्या कीजिएगा, जितने मैंने मेन ये लिखे हैं दोस्तों, सबसे पहले ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। याद क्या, देखते देखते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उससे भी बढ़िया पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में डेली हाईलाइट करें, दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार उस चीज़ को देखेंगे तो दोस्तों आपको याद हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, एग्जामिनर जब भी पूछता है हाईलाइटेड वर्ड ही पूछता है, ज़्यादा अंदर से नहीं पूछता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। चलिए दूसरा शब्द है दोस्तों फारसी। फारसी में देखिए तो फारसी भाषा के जो विदेशी शब्द हैं दोस्तों, वह है आतिशबाजी। यानी ये शब्द ऐसे थे, ये फारसी भाषा के शब्द थे, हिंदी ने इन्हें स्वीकार कर लिया और आज हम उसको धड़ल्ले से बोलते हैं। आमदनी, सरदार। अब बहुत कम लोगों को पता होता है कि सरदार शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हम कहते हैं ना कि सरदार बहुत वफादार होते हैं, सरदार बहुत बहादुर होते हैं, है ना। तो देखिए कुश्ती, किशमिश, गुलाम, हिंदी, चश्मा, दंगल आदि। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी शब्द है, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है थोड़ा सा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई, सभी को पता है, सिंध से हिंद बना। लेकिन ध्यान दीजिएगा हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द हिंदी का शब्द नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से किसी के घर में बच्चा होता है लेकिन नामकरण कौन करता है, पड़ोसी करता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी जो शब्द है, मैं हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी जो वर्ड है, शब्द है, यानी हो धन ई धन नो धन दो धन ई, हिंदी जो बना हुआ है, हिंद, सिंध शब्द से हिंद बना और हिंद से हिंदी बन गया, है ना। सिंध प्रांत के लोग क्या करते थे कि यहाँ के लोगों को जो है क्या बोलते थे, हिंद बोलते थे, हिंद से हिंदी बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आतिशबाजी, चश्मा, चश्मा भी इंपॉर्टेंट है, किशमिश, दंगल। और दोस्तों यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कुश्ती शब्द पूछ लिया गया है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है इस बार चश्मा पूछ ले, गुलाब पूछ ले, हिंदी पूछ ले, तो आपको अलर्ट रहना है। अगर सोए रहोगे तो दोस्तों याद नहीं होगा। लोग इतनी मोटी मोटी पुस्तकें याद कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे बहुत सारी बुकें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे कई छात्र कहते हैं कि इतना कैसे याद करेंगे। देखिए भारत की राज व्यवस्था इतनी मोटी पुस्तक है, और जो लोग पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते हैं वो इस बुक को पूरा पढ़ते हैं, जबकि हमारे समूह गाँव में इस बुक को पूरा नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि लूसेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जब हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमको ये पूरा पढ़ना पड़ता है। तो जब हम इतनी मोटी पुस्तक याद कर सकते हैं तो दोस्तों ये भी याद कर सकते हैं। लेकिन याद कैसे करना है दोस्तों, हम बार बार उन चीज़ों को देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। मैं भी मानता हूँ कठिन है इतने शब्द याद करना, लेकिन आप हफ्ते में, 15 दिन में डेली एक बार रिवाइज करोगे। सबसे पहली बात तो जो लोग अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाइए, चाहे आप बुक्स से बनाइए, चाहे मेरे नोट्स से बनाइए। नोट्स नहीं बनाओगे तो दोस्तों आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए फारसी के बाद बात करता हूँ अंग्रेजी की। बहुत आसान होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्ड पकड़ना, लेकिन कभी कभी चालाकी एग्जामिनर भी कर जाता है। जैसे कर्फ्यू है, लगता है इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इंग्लिश का नहीं है, बल्कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कैसे है भी पढ़ेंगे। अंग्रेजी में दोस्तों पुलिस है, स्टेशन है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कोई भी पकड़ लेगा, पुलिस हो गया, स्टेशन हो गया, अंग्रेजी वर्ड का। टाइम हो गया, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, पतलून। पतलून शब्द हम लोग समझेंगे कि नहीं भाई ये किसी और भाषा का शब्द होगा, इंग्लिश का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पतलून इंग्लिश का वर्ड है। फिर है दोस्तों बुशर्ट। बुशर्ट हम लोग बोलते हैं ना, कमीज को बोलते हैं। कमीज अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि बुशर्ट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट, स्टेशन आदि, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तुर्की। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये उर्दू शब्द है। ये आपके लिए एग्जाम आया था अभी वन विभाग के पेपर में, है ना। और उसके बाद देखिए कैंची। कैंची शब्द हाईकोर्ट कलर के पेपर में पूछा था। कुली शब्द पूछ लिया गया है, नहीं पूछा अभी, कुली शब्द आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ये तुर्की, फ्रांसीसी, जापानी ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, ये अधिकतर यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम में।
ध्यान दीजिएगा, अरबी, फारसी और उर्दू, अरबी फारसी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता